हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल द लॉयर्स रूम। अगर आप एक पुरुष हैं और आपकी वाइफ है, चिल्ड्रंस हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपको मेंटेनेंस के बारे में पता होना चाहिए। मेंटेनेंस का हिंदी में बोलते हैं भरण पोषण। ये एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट दें। किसको? वाइफ को, चिल्ड्रंस को या पेरेंट्स को। किस चीज़ के लिए? डे टू डे लिविंग के लिए। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खर्चे होते हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए हमको उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ता है, उनको पैसे देना पड़ते हैं। या कोई और भी ज़रूरत है जैसे कि पढ़ाई, दवाई, इस टाइप की किसी भी ज़रूरत को सपोर्ट करने के लिए हमको उनको पैसे देना होते हैं। और ये हमारा कर्तव्य है जो कि हमको लीगली बांधता है करने के लिए। ये सीआरपीसी में डिफाइंड है अंडर सेक्शन 125 टू 128 ऑफ सीआरपीसी। अब हम एक एक करके समझते हैं सेक्शन 125 में सीआरपीसी किस किस पे लागू है। ऐसा वाइफ जिसको डिवोर्स मिल चुका है या अभी डिवोर्स नहीं मिला है, या तो डिवोर्स मिल गया है बट उसने शादी नहीं करी फिर से, तो वो इस चैप्टर में वाइफ मानी जाएगी। चिल्ड्रंस कौन से? जो कि लीगली वाइफ से होते हैं या इलीगली किसी और अदर फीमेल से होते हैं, तो उनको भी भरण पोषण मिलने का हक है। ऐसे माइनर चाइल्ड जो अभी मेजर नहीं हुए हैं, 18 साल की उम्र नहीं हुई है उनकी, तो उनको भी मिलेगा। और ऐसे मेजर चाइल्ड जो 18 साल की ऊपर तो हो गए बट वो मेंटली एबनॉर्मल हैं या फिज़िकली हैंडीकैप हैं। अब हम समझते हैं कि मेंटेनेंस किसे देना पड़ता है। हु हैव टू गिव मेंटेनेंस? फर्स्ट, जिसके पास पर्याप्त साधन है, मतलब अच्छी खासी इनकम है, तो उस आदमी को देना पड़ेगा। या जिस आदमी ने नेगलेक्ट कर दिया है या रिफ्यूज़ कर दिया है अपने बीवी बच्चे या पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, तो उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। या वो चिल्ड्रन, वाइफ या पेरेंट्स जो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं हैं, तो इन लोगों को हमको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जब भी वाइफ, चिल्ड्रंस या पेरेंट्स, इन तीनों में से किसी को भी हस्बैंड मतलब आदमी से मेंटेनेंस चाहिए पड़ेगा, तो ये कोर्ट में केस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना मेंटेनेंस देना है? जेएमएफसी, दैट इज़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि 125 में आपने आपकी वाइफ ने, पेरेंट्स ने या चिल्ड्रंस ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा दी है कोर्ट में, तो जब तक अगर मेंटेनेंस नहीं बंधता है, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है, तो आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस भी बन सकता है। और यह कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी एप्लीकेशन लगाएगा, आइदर आपके पेरेंट्स, बच्चे या बीबी, तो उसको 60 दिन के अंदर अंदर आपको उसको नोटिस रिसीव करना है और डिस्पोज करना है, मतलब इंटरिम मेंटेनेंस बांध देना है। और फिर इंटरिम मेंटेनेंस के बाद फाइनल जब ऑर्डर होगा तो वो फाइनल मेंटेनेंस हो जाता है। अब हमारा ये क्वेश्चन आएगा कि मेंटेनेंस का अमाउंट कौन डिसाइड करेगा? तो ये पूरा का पूरा कोर्ट डिसाइड करती है। एक बार जब कोर्ट डिसाइड कर लेती है तो फिर उसके बाद हमको वो अमाउंट हर मंथली या जैसा कोर्ट डिसाइड करेगी वैसे हमको वाइफ को, चिल्ड्रंस को या पेरेंट्स को पे करना होता है। क्या हम जो मेंटेनेंस दे रहे हैं उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है। अगर कुछ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस आते हैं बाद में, जैसे कि जॉब चली गई
या फिर हम बैंकक्रप्ट हो गए या हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो हम एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 127 ऑफ CRPC कि हमारे यहाँ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं, तो प्लीज़ हमारा अमाउंट डिक्रीज़ करें। ये वाइफ भी लगा सकती है अगर उसको लगता है कि उसके पति का जो प्रमोशन हो गया या बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो इंक्रीज़ करने के लिए भी ये लगा सकती है। अब आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि ये अमाउंट हमको कब से देना पड़ता है। तो जब महिला या आपका बच्चा या आपके पेरेंट्स एप्लीकेशन लगाते हैं 125 की, या तो उस डेट से कोर्ट बांधेगी या जब डेट जजमेंट होगा उस डेट से होगा। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से, फिर उसमें कहीं कहीं पे ग्राउंड्स देख के ये भी है कि डेट ऑफ जजमेंट से भी कर देते हैं। तो दोनों तरीके के जजमेंट आ गए हैं, तो आप कोशिश करिए कि डेट ऑफ जजमेंट से ही मिले। अब आप बोलेंगे कि लाइक हमको ये क्यों पे करना है, और अगर हम पे नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर आप इस अमाउंट को पे नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट वारंट इशू हो जाए, और हो सकता है कि आपको कैद भी हो जाए, सेंटेंस हो जाए, वो भी कंप्लीट अमाउंट के लिए हो जाए या फिर आपको मंथली अमाउंट के लिए हो जाए। जैसे कि आपने 1 महीने का अगर मेंटेनेंस नहीं दिया तो हो सकता है कोर्ट आपको 1 महीने के हिसाब से करे, या हो सकता है कि आपने 10 महीने नहीं किए हैं तो 10 महीने के हिसाब से वो टोटल करे। बट ये जो भी एप्लीकेशन 125 लगती है वो 1 साल के अंदर ही उस कोर्ट की ड्यूटी होती है कि उसको क्लियर कर दे, नहीं तो उसके बाद क्लियर करने की ड्यूटी नहीं होती है कोर्ट की। अब कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें हस्बैंड की कोई गलती नहीं होती और उसको लगता है कि मैं मेंटेनेंस क्यों दूं। तो अगर ऐसा कोई केस है जिसमें कि वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, मतलब किसी और आदमी के साथ रह रही है और ये संबंध बना रही है, और हो सकता है कि वो बिना कोई कारण के आपके साथ नहीं रह रही हो, या वो किसी बिना कारण के किसी और के साथ रह रही हो, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से अगर वो आप लोग सेपरेट हो गए हो, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसके ऊपर काफ़ी जजमेंट्स भी आए हैं। अगर आपको जजमेंट जानना है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और ड्रॉप बॉक्स में आप मैसेज भी डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 126 CRPC की, राइट ऑफ रिस्पोंडेंट। जब आपकी वाइफ ने 125 में केस डाला, या आपके पेरेंट्स ने डाला, या आपके बच्चों ने डाला, तो अगर आपके पास कुछ ऐसे सबूत हैं, एविडेंसेस हैं जो कि आप चाहते हैं कि इस केस में लग जाएं, ताकि जो है वो सामने वाले व्यक्ति को मेंटेनेंस नहीं मिले, तो आप आपकी प्रेजेंस में कोर्ट आपसे एविडेंस लेगी, और या तो फिर आपके जो प्लीडर है, एडवोकेट है, उसके प्रेजेंस में सारे एविडेंस लेगी और फिर डिसाइड करेगी कि मेंटेनेंस पार्टी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और उसके हिसाब से ये जो पूरा ट्रायल चलेगा एज अ समन केस टाइप का ट्रायल चलेगा। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि अगर बाय चांस कोर्ट की तरफ से आपको 125 का समन आता है, जिसमें ये लिखा आता है कि आपकी वाइफ ने ऐसा कोर्ट में केस किया है और आपको अटेंड करना है, और अगर आप उसको नेगलेक्ट करते हैं या अटेंड नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि एक पक्षीय ऑर्डर भी आदेश हो जाए, मीन्स एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाए, आपको बुलाए नहीं और आपके ऊपर मेंटेनेंस भी बन जाए। इसलिए कोशिश करना कि आप जाएं, और पहली डेट पे अगर आप वकील नहीं भी होता है तो आप वकील के लिए टाइम मांग सकते हैं, और अपना पक्ष रखने के बाद आप अपना केस कंटिन्यू कर सकते हैं, तो कम से कम आपके ऊपर एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं होगा। अगर बाय चांस एक्स पार्टी ऑर्डर हो भी जाता है तो आप 3 महीने के जब भी ऑर्डर होता है
अगर या तो फिर केस फाइल होता है या जब भी ऑर्डर होता है या जब भी आपको मालूम पड़ता है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप उनको न्यायालय को प्रॉपर कारण बताते हैं कि मैं इस वजह से मुझे नहीं पता चल पाया या इस वजह से मैं नहीं आ पाया, तो एक्स पार्टी जो है ऑर्डर है वो कैंसिल हो सकता है। अब हमने देखते हैं सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी। क्या अमाउंट मेंटेनेंस की अमाउंट जो ऑर्डर हुआ है वो अल्टर हो सकता है? तो यस, ऑर्डर अल्टर हो सकता है, बट आपको प्रूफ लगाना पड़ेंगे कि पहले के सर्कमस्टेंसेस और अभी के सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट है। पहले मैं ज़्यादा कमा रहा था, अब कम कमा रहा हूँ। पहले मेरी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, अब इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। क्या कोर्ट मेंटेनेंस इंक्रीज़ कर सकता है? यस, कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि पहले से आपकी इनकम अच्छी है, बट वो 500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि जनरली जो इंक्रीमेंट होता है उसके हिसाब से 500 रुपये पर मंथ ठीक रहता है। बट किसी किसी केसेस में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि बहुत कम अमाउंट मिल रहा है वाइफ को और ज़्यादा मिलना चाहिए, तो वो कर भी देता है, क्योंकि ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। अच्छा, तो अब बताएंगे कि सिविल कोर्ट का क्या पावर होता है इस पूरे मेंटेनेंस में। कोई भी मजिस्ट्रेट शैल कैंसिल वेरी ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। अगर कोई सिविल कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर करता है, तो जो मजिस्ट्रेट है उसके उस ऑर्डर के हिसाब से फिर कैंसिल भी कर सकता है मेंटेनेंस, और उसमें ऑर्डर भी कर सकता है। सपोज़ करिए कि डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ एक और मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, तो अगर आप वो बताएंगे कि साहब मेंटेनेंस सिविल कोर्ट में ऐसा मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, तो मजिस्ट्रेट उस अपना जो द्वारा 125 में वो कैंसिल भी कर सकता है और उसमें वेरी भी कर सकता है। और एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि वाइफ हो या चिल्ड्रंस हो, वो या तो डोमेस्टिक वायलेंस में ले सकते हैं मेंटेनेंस, या 125 में ले सकते हैं, या हिंदू मैरिज एक्ट में ले सकते हैं। बट तीनों जगह नहीं ले सकते हैं, एक ही जगह ले सकते हैं। बाकी आपको शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा दूसरे कोर्टों में कि दूसरी जगह इनको मेंटेनेंस मिल रहा है, इसलिए हम और मेंटेनेंस नहीं दे सकते। सेक्शन 127 का सब क्लॉज 3 का सब क्लॉज ए ये बोलता है कि अगर वाइफ मैरिड शादी कर ली डाइवोर्स के बाद, तो कोर्ट कैंसिल कर सकता है मेंटेनेंस ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ रीमैरिज। जब वो शादी फिर से करती है उस डेट से मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। अगर वाइफ को डिवोर्स दे दिया है और उसको एलिमनी दे दिया है, तो जब से एलिमनी दिया है गिवन फ्रॉम बिफोर और आफ्टर, उस डेट से कोर्ट जो है मेंटेनेंस का ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ गिवन एलिमनी। या तो वाइफ अपने सारे राइट सरेंडर कर देती है क्योंकि उसको किसी और से शादी करना है, या फिर उसको आपसे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, तो वो लिख के दे दे कि मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए। अगर वो अपने राइट सरेंडर कर देती है तो भी कोर्ट कैंसिल कर सकती है ऑर्डर। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी कि मुझे कितना अमाउंट देना है। तो वो आपका अकाउंट देखेगी कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, डाउरी देखेगी कि आपने डाउरी ली है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें देखेगी, आपका बैलेंस देखेगी, आपकी प्रॉपर्टी देखेगी, सारी चीज़ें देख के वो डिसाइड करेगी कि आपके ऊपर कितना अमाउंट बढ़ना चाहिए। जनरली जब सैलरी होती है और कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो फिर सैलरी के 1/4 या 1/3 दे के डिसाइड कर देती है। Now we will talk about section 128 of CRPC, enforcement of an order। ये पूरे इंडिया में कहीं पे भी एनफोर्स हो सकता है। कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस या तो उस महिला को मिलेगा, उस पर्सन को, या पर्सन जो भी महिला हो, बच्चे हों या पेरेंट्स हों, या फिर उनके पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे हैं तो उनके गार्जियंस को मिलेगा। और अगर या तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है बट उनको केस चलाने के लिए किसी ने पैसे दिए हैं, तो उसको मिलेगा जिसने पैसे लगाए हैं प्रोसीडिंग स्टार्ट करने में। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे मैसेज
बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए मैसेज. आई विल ट्राई टू गिव आंसर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच.